फिल्म की शुरुआत वियतनाम के डेन शहर से होती है, जहां मूडी नाम का एक हत्यारा भीड़ भरी जगह में कुछ खोज रहा होता है। फिर वह एक घर में जाता है। अंदर उसे एक कमरे में एक लाश मिलती है। वह सावधानी से जगह देखता है, पैसे उठाकर बैग में रखता है। तभी उसे पास में आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाता है। फिर वह तुरंत एक अलमारी खोलता है और वहां एक छोटी लड़की को बंदूक ताने हुए देखता है। वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक तैयार नहीं होती। मूडी जल्दी से स्थिति संभाल लेता है और लड़की को अपने साथ ले जाता है। 30 साल बाद रोमानिया के बुखारेस्ट शहर में एक बड़ा अपहरण पूरे शहर को हिला देता है। एक सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस वैली को उसके कमरे में ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलता। वहां उसे दूसरे गार्ड दिखाई देते हैं और एक गार्ड एक महिला के पास सो रहा होता है। अपहरण किया गया व्यक्ति वाली है, जो एक ताकतवर माफिया नेता का बेटा है, जिससे उसकी सुरक्षा टीम में हड़कंप मच जाता है। अपहरण करने वाले 3 मिलियन यूरो फिरौती मांगते हैं। फिर वैली आदेश देता है कि पैसे लेकर आओ। इसी दौरान तय जगह पर गार्ड पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वे वैली को वापस लाएंगे, लेकिन वहां उन्हें एक महिला मिलती है जिसका नाम अन्ना है, जो एक वैन में इंतजार कर रही होती है। वैन चेक करने और यह पक्का करने के बाद कि अन्ना के पास हथियार नहीं है, वे उसे माफिया बॉस के बंगले में ले जाते हैं। बंगले में उस महिला को वैली के पिता डॉन प्रा के सामने लाया जाता है, जो एक खतरनाक माफिया नेता है। उसके पास फिरौती का पैसा तैयार होता है, लेकिन वह मौके पर डरावनी धमकी देता है। वह उसे लात मारता है और कहता है कि वह उसके साथियों को ढूंढकर टुकड़ों में काट देगा और सुअरों को खिला देगा। लेकिन वह महिला शांत रहती है और कहती है कि वह पैसे के लिए यहाँ नहीं आई है, लेकिन वह पैसे लेने के बजाय उससे मिलने आई थी। उसी समय वह आदमी और उसके लोगों को बहुत जल्दी और आसानी से हरा देती है। जब वह बिना जल्दी किए हवेली से बाहर निकलती है, तब दूर से स्नाइपर लेकर इंतजार कर रहा मूडी बाकी गार्ड्स को गोली मार देता है। मूडी वैली को जंगल में बांधकर छोड़ देता है और अन्ना के साथ गाड़ी में चला जाता है। वह महिला अन्ना ही होती है, वही छोटी लड़की जिसे मूडी ने 30 साल पहले वियतनाम में बचाया था। बाद में एक सुनसान जंगल वाले इलाके में मूडी अपना स्नाइपर हथियार नदी में फेंक देता है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या उसके पास $3 मिलियन हैं। अन्ना शांति से कहती है कि उन्हें सिर्फ टारगेट को खत्म करने के लिए रखा गया था और वही काफी है। उसी समय एक मैसेज आता है कि उन्हें पूरे 7 मिलियन यूरो की पेमेंट मिल गई है। कई साल तक टॉप हत्यारे के रूप में काम करने के बाद वे दोनों यह जिंदगी छोड़ने का फैसला करते हैं। अन्ना सुबह एक्सरसाइज करती है, सोशल लाइफ रखती है और लंदन में एक बुक स्टोर चलाती है ताकि शांति से जी सके। वहीं मूडी एक बड़ी हवेली में रिटायर होकर आरामदायक जिंदगी जीता है। फिर मूडी का 70वां जन्मदिन आता है। अन्ना उसे सरप्राइज देने उसके घर जाती है। वह उसे एक खास गिटार गिफ्ट करती है, जिसे वह बहुत समय से ढूंढ रहा था। मूडी बताता है कि यह गिटार सिर्फ 2 साल ही बना था और दुनिया में सिर्फ 90 ही हैं। वह गिटार उठाकर बजाने लगता है और खुश दिखता है। फिर वह अन्ना से पूछता है कि उसने यह गिटार कैसे ढूंढा। अन्ना कहती है कि उसे असंभव चीजें ढूंढना उसी ने सिखाया था। बात करते समय अचानक मूडी अजीब तरीके से खांसने लगता है। अन्ना चिंतित हो जाती है, लेकिन दिखाती नहीं और शांत रहती है। बाद में मूडी उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है, जो उसका गुप्त छिपने की जगह है। वहां वह उसे उसके बुक स्टोर की प्रॉपर्टी के पेपर देता है। वह बताता है कि उसने पूरा बिल्डिंग उसके लिए गिफ्ट के रूप में खरीद लिया है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। उसे बदले में एक मदद चाहिए। वह अपने कंप्यूटर में एक फ्लैश ड्राइव लगाता है और लुकास हेज नाम के आदमी की फाइल खोलता है। मूडी उसे 1998 से पेरिस में ढूंढ रहा था। वह कहता है कि वह सिर्फ उसे ढूंढना चाहता है और कुछ नहीं। अन्ना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। मूडी उसके साथ वियतनाम चलने का ऑफर देता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि वह वहां वापस नहीं जाना चाहती। उसके बाद वह घर चली जाती है। अगले दिन अन्ना लॉन्ड्री शॉप पर जाती है और महिला से कहती है कि उसकी ड्रेस में समस्या है और वह इस बारे में बेनी से बात करना चाहती है। असल में बेनी अन्ना का सबसे अच्छा दोस्त और टेक एक्सपर्ट है। बात करने के बाद अन्ना बेनी से लुकास को ढूंढने के लिए कहती है। अन्ना को माफिया के ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीरें मिलती हैं। बुक स्टोर में माइकल रेम्ब्रांट नाम का आदमी आता है। वह कहता है कि वह अपने बॉस की पत्नी के लिए फर्स्ट एडिशन बुक ढूंढ रहा है। अन्ना कहती है कि उसके पास ऐसी कोई किताब नहीं है। इसके बजाय वह उसे $2,56,000 की एक दुर्लभ कविता की किताब देती है और मजाक में कहती है कि बदले में वह उसे अपनी कलाई का ब्रेसलेट दे दे। लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि उसका आना सिर्फ अन्ना के करीब आने का बहाना था। जाने से पहले वह उसे अपना नंबर देता है। बाहर जाने से पहले वह कविता की कुछ लाइनें पढ़ता है, जिससे अन्ना थोड़ा प्रभावित होती है। उसी समय अन्ना पार्क में बेनी से मिलती है। बेनी उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है, जिसमें लुकास हेज की पूरी जानकारी होती है। जानकारी मिलने के बाद अन्ना सीधे मूडी के घर जाती है, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे कुछ गलत लगता है। घर के अंदर जाकर वह मूडी को बाथटब में
मृत हालत में पाती है। वह सदमे में आ जाती है। फिर वह मूडी की पसंदीदा गिटार को जमीन पर टूटा हुआ देखती है। फिर वह मूडी का ड्रोन ढूंढ लेती है और उसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। बिना समय गंवाए वह बेनी को कॉल करती है और कहती है कि वह जल्द ही उसके घर आ रही है। अन्ना जल्दी से बेनी के घर जाती है ताकि सुरक्षित रह सके, लेकिन जो वह देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बेनी मर चुका होता है। उसका शरीर भारी लॉन्ड्री मशीन के नीचे फंसा होता है। डर उसे घेरने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। वह सीधे अपने बुक स्टोर जाती है, कुछ जरूरी चीजें लेकर गायब होने के लिए, इससे पहले कि कोई उसे ढूंढ सके। जैसे ही वह अपना बैग उठाने जाती है, उसे खतरे का एहसास होता है। एक हमलावर अचानक सामने आ जाता है। कुछ समझ पाती उससे पहले गोलियां चलने लगती हैं। दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियां शेल्फ तोड़ देती हैं। अन्ना जानती है कि दुश्मन ज्यादा हैं, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। वह जल्दी सोचकर अपनी नकली मौत का नाटक करती है। दुश्मन सोचते हैं कि वे जीत गए हैं। जैसे ही वे डीले पड़ते हैं, अन्ना एक एक करके सबको मार देती है। आखिरी हमलावर के गिरते ही वह तुरंत वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन अन्ना लाइब्रेरी जाती है और बेनी के दिए डेटा को ध्यान से देखती है। फाइल देखते समय उसे पता चलता है कि लुकास जून 1999 में सेंट किटिया हॉस्पिटल में भर्ती था। उसी समय उसके पिता एडवर्ड हेज पर वियतनाम के विद्रोही ग्रुप्स को केमिकल हथियार देने का केस चल रहा था, लेकिन फैसला होने से पहले ही एडवर्ड की कार बम धमाके में हत्या हो गई। यह कोई रहस्य नहीं था। सबको पता था कि यह काम मूडी ने किया था। अन्ना सब जोड़कर समझती है कि मूडी की मौत का संबंध इन पुराने घटनाओं से हो सकता है। सब कुछ बहुत प्लान करके किया हुआ लगता है। सच जानने के लिए वह हिंटोफो नाम के आदमी पर ध्यान देती है, जिसने एडवर्ड की गैर कानूनी गतिविधियों को उसकी मौत के बाद संभाला था। वह तुरंत वियतनाम के डांग शहर जाने की फ्लाइट पकड़ लेती है। अगले दिन बिली नाम का आदमी और उसकी बाइक टीम वियतनाम की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। अचानक एक बाइक राइडर उनकी लाइन तोड़कर निकल जाता है। वे गुस्से में उसका पीछा करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह अन्ना है, जो बिली की पुरानी दोस्त है। अन्ना बिली को अपनी बाइक दे देती है और उससे हिंटो फोली से मिलने की व्यवस्था करने को कहती है। बिली चेतावनी देता है कि हिंटो बहुत खतरनाक और ताकतवर है, लेकिन अन्ना कहती है कि वह उसे मारने नहीं, सिर्फ बात करने आई है। रात में बिली की मदद से वे हिंटो की कार रोक देते हैं। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले अन्ना कार में बैठ जाती है। वह हिंटो को अपना कार्ड देती है और कहती है कि उसे कॉल करे। वह साफ कहती है कि उसे एडवर्ड हेज के बारे में जरूरी सवाल पूछने हैं। बाद में हिंटो उसे कॉल करता है। वह पहले शांति से बात करता है और पूछता है कि क्या वह जानती है कि वह कौन है। अन्ना उसके जीवन की कई बातें बताती है, जिससे वह प्रभावित हो जाता है और उसे अपने ऑफिस बुलाता है। ऑफिस में अन्ना उसकी और उसके वकील ड्यूक से मिलती है। हिंटो बताता है कि वह और एडवर्ड बॉक्साइट निकालने के प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे जब हादसा हुआ। अन्ना तुरंत कहती है कि वह हादसा नहीं था, बल्कि प्लान की गई हत्या थी। जस्टिंटो उससे पूछता है कि वह 30 साल पहले मर चुके आदमी पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। अन्ना शांति से कहती है कि उसकी दिलचस्पी एडवर्ड में नहीं, बल्कि उसके बेटे लुकास हेज में है। जैसे ही वह लुकास का नाम लेती है, माहौल बदल जाता है। तुरंत ड्यूक आगे आता है, बंदूक निकालता है और हिंटो के सिर में गोली मार देता है। गार्ड्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन ड्यूक हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा करता है। हिंटो की लाश गिरते ही ड्यूक अन्ना से पूछता है कि वह असल में कौन है और लुकास में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जवाब में अन्ना उस पर हमला कर देती है, उसे काबू में करके बंधक बना लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। अन्ना छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है। ड्यूक और उसके लोग गोली चलाते हैं, लेकिन वह नीचे झुककर और तेजी से भागकर बच जाती है। अंधेरे और बिल्डिंग के रास्तों का फायदा उठाकर वह उनसे बच निकलती है। सड़क पर पहुंचते ही तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। वह गिर जाती है और पकड़ी जाती है। उसे एक गुप्त जेल में बंद कर दिया जाता है। ड्यूक उससे लगातार पूछताछ करता है और मूडी लुकास को क्यों ढूंढ रहा था ये जानना चाहता है, लेकिन अन्ना कुछ नहीं बताती। टॉर्चर के बाद भी वह चुप रहती है। वह बहुत घायल हो जाती है, लेकिन टूटती नहीं। कुछ समय बाद माइकल रेम्ब्रांट आता है, जिससे वह पहले बुक स्टोर में मिली थी। वह उसे खाना देता है और बताता है कि वह और ड्यूक एक ही बॉस के लिए काम करते हैं। वह कहता है कि उसके दोस्तों की मौत में उसका हाथ नहीं था, वह सिर्फ काम पूरा करने आया है। जाने से पहले वह कहता है कि वही उसकी बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद है। वह मदद करने की बात करता है, लेकिन बदले में मदद चाहता है। जेल के बाहर रेम्ब्रांट ड्यूक को अन्ना को टॉर्चर रोकने को कहता है और कहता है कि उसे ठीक होने का समय चाहिए। जैसे ही रेम्ब्रांट जाता है, ड्यूक उसकी बात नहीं मानता और 3 लोगों को अन्ना को मारने भेज देता है। गंभीर चोटों के बाद भी अन्ना हार नहीं मानती। वह तीनों को मार देती है और जेल से भाग निकलती है। जब रेम्ब्रांट वापस आता है, वह लाशें देखकर कहता है कि अन्ना भागकर नहीं जाएगी। जब वह ठीक होगी
तो वापस आएगी और बदला लेगी। वह ड्यूक से कहता है कि अन्ना ही उनकी असली टक्कर है। दूसरी तरफ शहर में अन्ना बिली के घर छिपती है। घायल और थकी हुई अन्ना अपने अतीत के बारे में बताती है। वह बताती है कि मूडी ने बचपन में उसे बचाया और वही उसका परिवार था। उसने उसे पाला, ट्रेनिंग दी और आज जो वह है बनाया। इसी वजह से वह ठान लेती है कि मूडी की मौत का बदला जरूर लेगी। बिली उसे याद दिलाता है कि एडवर्ड हेज को मरे 30 साल हो चुके हैं और उसे चेतावनी देता है कि वह खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल रही है। फिर भी अन्ना अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि लुकास हेज ने ही मूडी को मारा है और उसे पता है कि वह उसे ढूंढ रही है। वह बताती है कि लुकास का आखिरी सुराग सेंट क्विटेरिया हॉस्पिटल तक जाता है। बिली समझ जाता है कि वह उसे नहीं रोक सकता। वह जानता है कि अन्ना सच मिलने तक नहीं रुकेगी। अगले दिन अन्ना एक अनाथालय जाती है। वहां उसकी मुलाकात मदर लूसिया से होती है, जो उसे लुकास की फाइल देती है। फाइल देखते समय मदर लूसिया बताती है कि लुकास एक बार अनाथालय छोड़ गया था, लेकिन बाद में नई पहचान के साथ वापस आया। अब उसका नाम क्रिश्चियन है। मदर लूसिया उसे लुकास के कमरे तक ले जाती है और बताती है कि लुकास 6 साल की उम्र से अंधा, बहरा और गूंगा है। वह कहती है कि उसका जिंदा रहना ही चमत्कार है और उससे बात करना लगभग असंभव है। उसी समय अन्ना को रेम्ब्रांट का फोन आता है। वह जेल में लड़ाई के लिए उसकी तारीफ करता है। फिर वह सेंट क्विटेरिया सिस्टर्स का जिक्र करता है। वह उसे डिनर पर बुलाता है और कहता है कि वह जरूरी जानकारी देगा, लेकिन अन्ना मना कर देती है और कहती है कि मिलने की जगह और समय वह तय करेगी। अन्ना को पता नहीं होता कि रेम्ब्रांट उस समय एडवर्ड हेज के साथ है, जो अभी भी जिंदा है। एडवर्ड उसे आदेश देता है कि अगली बड़ी इवेंट से पहले काम पूरा होना चाहिए। वह कहता है कि असफलता मंजूर नहीं है। बाद में रेस्टोरेंट में अन्ना बैठते ही टेबल के नीचे रेम्ब्रांट पर बंदूक तान देती है। वह अपने दोस्त की मौत और पुराने मिशन का सच जानना चाहती है। रेम्ब्रांट शांत रहता है। वह कहता है कि यह हमला करने की सही जगह नहीं है, क्योंकि चारों तरफ लोग हैं। अन्ना कहती है कि वह अभी उसे मारने नहीं आई। रेम्ब्रांट भी अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आखिर में दोनों अपनी बंदूक नीचे कर देते हैं और लड़ाई को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। रेम्ब्रांट पर शक करते हुए ड्यूक एक जाल बिछाता है। उसे पता होता है कि रेम्ब्रांट अन्ना के साथ डिनर पर गया है, इसलिए वह उसे मारने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है, लेकिन रेम्ब्रांट तैयार रहता है। हमला होते ही वह तेजी और हुनर से एक एक करके सबको हरा देता है। ज्यादा लोगों के बावजूद वह सब पर भारी पड़ता है और बिना घायल हुए वहां से निकल जाता है। इसी दौरान अन्ना अपनी योजना शुरू कर चुकी होती है। वह चुपके से ड्यूक के घर घुसती है। वह सीधे और खतरनाक तरीके से पूछताछ करना चाहती है। छाया में चलते हुए वह उसके गार्ड्स को खत्म करती हुई उसके पास पहुंचती है। वह बात करने नहीं, जवाब लेने आई है। जब तक रेम्ब्रांट वहां पहुंचता है, सब खत्म हो चुका होता है। वह बाथरूम में जाता है और ड्यूक को मरा हुआ लटका देखता है। तभी उसका फोन बजता है। वह फोन उठाता है और अन्ना बताती है कि उसे सारी जानकारी मिल गई है। फिर वह कहती है कि वह अभी भी वहीं है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान उनके बीच का माहौल बदलने लगता है। गुस्सा कुछ और में बदल जाता है और फिर वे लड़ाई जारी रखते हुए एक अंतरंग पल में चले जाते हैं। ड्यूक के घर से निकलते समय अचानक गोली चलती है। अन्ना को गोली लगती है और वह गिर जाती है। ड्यूक का एक आदमी जो घायल था उस पर गोली चला देता है। जैसे ही वह आदमी उसे मारने वाला होता है, तभी मूडी आ जाता है। अन्ना हैरान रह जाती है और उसके पास चली जाती है। मूडी उसका इलाज करता है और सच बताता है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था। उसने अपने हमलावर को मारकर पहचान छुपा दी और अपना कोट छोड़ दिया ताकि लोग उसे मरा समझें। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह बिना पकड़े अपने मिशन को जारी रख सके। बाद में अन्ना और मूडी बिली के पास मदद लेने जाते हैं। बिली उन्हें वहां पहुंचने का सही रास्ता बताता है, लेकिन वह उन्हें पैनिक रूम के बारे में चेतावनी भी देता है। बिली साफ कहता है कि अंदर जाना आसान नहीं होगा। फिर भी अन्ना और मूडी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसी दौरान रेम्ब्रांट अपने असली बॉस एडवर्ड हेज से मिलता है। एडवर्ड को लगता है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। उसे पता है कि मूडी जिंदा है और अन्ना उसके करीब पहुंच रही है, इसीलिए उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत रेम्ब्रांट को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है। एक बड़ा इवेंट आने वाला होता है जिसमें बहुत ताकतवर और बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए वह कोई गलती नहीं चाहता। रेम्ब्रांट मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके मन में अन्ना के लिए भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी वह एडवर्ड की हर हाल में रक्षा करने का फैसला करता है। इवेंट के दौरान एडवर्ड स्टेज पर भाषण दे रहा होता है। उसी समय अन्ना वेटर बनकर अंदर घुस जाती है। वह चुपचाप अपने टारगेट के करीब पहुंचती है। जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, रेम्ब्रांट उसके सामने आ जाता है। तुरंत वहां अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गन निकाल लेती है और लोग भागने लगते हैं। अन्ना भागने लगती है और भीड़ में गायब होने की कोशिश करती है। रेम्ब्रांट उसका पीछा करता है। इसी बीच एडवर्ड अपने छिपे हुए सेफ हाउस में भाग जाता है। वह सिक्योरिटी कैमरा देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन तभी वह डर जाता है क्योंकि उसके सामने मूडी खड़ा होता है। मूडी बताता है कि कई साल पहले एडवर्ड ने ही उसे पैसे देकर
अपनी नकली मौत दिखाने को कहा था ताकि वह जेल से बच सके। अब मूडी कहता है कि एडवर्ड ने कभी उसे अपनी मौत का काम दिया था और अब वह वही काम पूरा करने आया है। दूसरी तरफ रेमब्रांड अन्ना को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने मौका होने पर गोली क्यों नहीं चलाई, लेकिन अन्ना शांत रहती है। उसका चेहरा शांत रहता है और कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या सोच रही है। वह उसकी आंखों में देखकर कहती है कि यह उसका प्लान नहीं था। असल में मूडी हमेशा से अपना अधूरा काम खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार वह कुछ बड़ा और अंतिम करने के लिए तैयार था। एडवर्ड के छिपे ठिकाने में मूडी ने पहले से हर जगह बम लगा दी थे ताकि कोई बच न सके। अपने पुराने पापों का बोझ मानते हुए मूडी समझता है कि सब खत्म करने का यही एक तरीका है। वह एडवर्ड को अपने साथ मारने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मरकर ही उसे शांति मिलेगी। धमाके के बाद रेमब्रांड के फोन पर मैसेज आता है। ये अन्ना का मैसेज होता है। वह उसे अपने घर मिलने बुलाती है। रेमब्रांड तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाता है। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन वह जानता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी दौरान घायल अन्ना अपने बचपन के घर पहुंचती है। ये वह जगह है जहां की यादों से वह कभी बच नहीं सकती। घर में कदम रखते ही उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो। उसे वह रात याद आती है जब उसका सब कुछ छिन गया था। वह फिर से सब देखती है, चीखें, गोलियों की आवाज, खून से भरी जमीन। विद्रोहियों ने उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। वह बच गई थी, लेकिन उसके दिल के जख्म आज भी उसके अंदर गहरे छिपे हुए हैं। और अब उसी जगह खड़ी होकर जहां से सब शुरू हुआ था, अन्ना समझ जाती है कि अब सब यहीं खत्म होगा। लेकिन छोटी अन्ना मरना नहीं चाहती थी। उस अफरा तफरी में उसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने एक एक करके विद्रोहियों को गोली मार दी जब तक कमरा शांत नहीं हो गया। हवा में धुआं और खून की गंध भरी हुई थी। उसके परिवार और दुश्मनों की लाशें चारों तरफ पड़ी थीं। उसी समय मूडी ने उसे देखा, खून से लथपथ लेकिन जिंदा और खड़ी हुई। वर्तमान समय में अन्ना गहरी सांस लेती है। उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाती है कि रेमब्रांड आ चुका है। जैसे ही वह अंदर आता है, अन्ना उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर उसके सारे दर्द और संघर्ष दिखते हैं। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची, सिर्फ थकान और शांति की चाह है। वह कहती है कि अब वह सब खत्म कर चुकी है। अब और हत्या नहीं और लड़ाई नहीं और पुराने अतीत का पीछा नहीं। अब उसे सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन एक समस्या है, जब तक रेमब्रांड जिंदा है उसे शांति नहीं मिल सकती। दोनों आमने सामने खड़े होकर बंदूक उठाते हैं। दोनों जानते हैं कि आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। आखिर में घर का दरवाजा धीरे से खुलता है और कोई बाहर निकलता है। वह अन्ना होती है और इसी तरह कहानी खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।